नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं आलिव बोर्ड की वेबसाइट में एक स्कॉलरशिप योजना है, एक टेस्ट चल रहा है स्कॉलरशिप का और 19 सितंबर की डेट है यहां पर और आज ही ये टेस्ट है। यहां पर देख सकते हैं 19 सितंबर की रात 12 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक स्कॉलरशिप की जो परीक्षा दे सकते हैं और इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज अभी भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें मिलेगा क्या, 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलेगी और आपको अखिल भारतीय रैंक भी मिलेगी कि आपकी पीसीएस में रैंक कौन सी है, उससे आपका उत्साह बढ़ेगा। और जब आपका टेस्ट समाप्त हो जाएगा तुरंत ये रैंक मालूम चल जाएगी और उसके बाद में सभी प्रश्नों के जो विस्तृत समाधान है और जो पूरा विश्लेषण है वो भी आपको बताया जाएगा कि किस पोर्शन में आपकी मजबूती है और कौन सा पोर्शन जो है वो आपका कमजोर है। करना क्या है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, उस लिंक पर आपको जाना है आलिव बोर्ड की वेबसाइट की और वहां पर एक या तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए या तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आप पहुंच जाइए। वहां पर लॉगिन करना है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में सीधे आप परीक्षा को अटेम्प्ट करिए और तुरंत आपको जो रिजल्ट है और जो स्कॉलरशिप इत्यादि है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 150 नंबर के और केवल आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा है। जिस तरीके से लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं और जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से बिल्कुल पैटर्न पर पेपर बनाया गया है और इसके लिए किसी को भी कोई भी शुल्क नहीं देना है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली जो सूचना है वो यूपी टीईटी 28 नवंबर को, सीटीईटी 20 दिसंबर से। टाइपिंग में मिस्टेक है, 16 दिसंबर से सीटेट की जो है परीक्षाएं हो रही हैं। जैसा कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था और वही जो सूचना है वो आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में दी हुई है। लिखा है सीटेट के लिए कल से यानी कि आज से 19 अक्टूबर तक भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। और यहाँ पर लिखा है सीबीएसई ने घोषित की है तिथि, 20 भाषाओं में आयोजित होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 परीक्षा इस बार कंप्यूटर आधारित मोड में होगी। तो ऑनलाइन परीक्षा होनी है और इसके लिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन सीटेट की वेबसाइट ctet.nic.in के माध्यम से 19 अक्टूबर तक आप लोग कर सकते हैं, जबकि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे तक आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। तो लगभग 1 महीने परीक्षाएं चलेंगी चूंकि पूरे देश में ये परीक्षाएं होंगी और इसलिए यहाँ पर जो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है कि 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक परीक्षाएं होंगी। कुल मिलाकर के ये भी कहा जा सकता है कि अगर शिक्षक भर्ती आती है दिसंबर के महीने में तो ये जो विद्यार्थी हैं सीटीटी के, ये विद्यार्थी हो सकता है कि उस शिक्षक भर्ती में भाग ना ले पाए, चूंकि जनवरी तक तो परीक्षा ही हो रही है और उसके बाद में फिर आंसर की आएगी, उसके बाद में फिर परिणाम आएगा। इसके बाद में इसी तरीके से यूपी टीईटी को लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में। लिखा है 28 नवंबर को यूपी टीईटी कराने का प्रस्ताव, ये देखिए लिखा हुआ है। पहले 19 दिसंबर को भेजा गया था प्रस्ताव, नई तिथि पर मंत्री लेंगे अंतिम फैसला। और लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 28 नवंबर को कराने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने भेजा है। पहले 19 दिसंबर को परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने यह कहकर के लौटा दिया था कि इसे और पहले कराया जाए। तो ये प्रस्ताव जो है फिर से भेजा गया है और यहाँ पर लिखा कि ये जो नई तिथि है वो विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर के तिथि प्रस्तावित की गई है ताकि आचार संहिता के फेर में न पड़े। वहीं पर इसी समाचार पत्र में जो है डीएलएड के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 2 बार परीक्षा की जो तिथियां हैं वो बढ़ाई गई हैं। डीएलएड एंट्रेंस की एकेडमिक के आधार पर डीएलएड में प्रवेश हो रहा है। पहले ये चर्चा थी कि लिखित परीक्षा होगी लेकिन अब लिखित परीक्षा नहीं होगी और इसमें चूंकि आवेदन कम आ रहे थे इसलिए बार बार जो इसकी डेट बढ़ाई गई लेकिन फिर भी लगभग 2000 सीटें वो रिक्त रह सकती हैं। लिखा है 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की रफ्तार सुस्त रही। सीट अनुरूप के आवेदन आने की उम्मीद में उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2 बार तिथि बढ़ाई, तब सम्मानजनक संख्या में आवेदन आए। लगभग 2,42,000 सीटें हैं डीएलएड की और इसके लिए केवल 2,40,000 आवेदन आए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 2,40,292 ने किया आवेदन, जबकि डीएलएड की जो सीटें हैं वो 2,42,200 हैं। कुल मिलाकर के अभी भी अगर पूरे विद्यार्थी एडमिशन ले लेते हैं तब भी लगभग 2,000 सीटें जो है वो रिक्त रह जाएंगी।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं उन विद्यार्थियों को जिनकी आज परीक्षा है प्रवक्ता की। लिखा प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज है। पहली बार लिखित परीक्षा से भर्ती 1055 केंद्र पर होगी परीक्षा। प्रयागराज राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए 1473 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को प्रदेश के 16 जिलों में आयोजित की जाएगी। पहले ये सब जो भर्तियां हैं वो साक्षात्कार के माध्यम से और सीधी भर्तियां हुआ करती थी, लेकिन अब इनमें लिखित परीक्षा की गई है। ऐसी व्यवस्था पहली बार हुई है। अब इस परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी होगी, मुख्य परीक्षा भी होगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर जो है वो मेरिट बनेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार का होगा। फर्जीवाड़ा को लेकर के भी बहुत सारी सूचना है। ये जो सूचना आप लोग देख रहे हैं ये लखनऊ की है। जाली मार्कशीट बनाने वाले गैंग के 3 लोग गिरफ्तार। 25,000 में फेल छात्रों के लिए तैयार करते थे नकली मार्कशीट। 180 जाली मार्कशीट बरामद और 1000 से ज़्यादा अंक पत्र इन लोगों ने बनाए थे। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें इनके पास बरामद हुई हैं। और इसी तरह की एक और सूचना प्रयागराज की है, जिसमें एक पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का एक लिपिक उसकी गिरफ्तारी हुई है। और वो ये देखिए लिखा परीक्षा नियामक प्राधिकारी का क्लर्क गिरफ्तार। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एक महत्वपूर्ण संस्था उत्तर प्रदेश की जो टीईटी करवाती है, जो शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती करवाती है, जो डीएलएड करवाती है, वहाँ का कर्मचारी संलिप्त था। असल में होता ये था कि जो फर्जीवाड़ा करके बहुत सारी फर्जी मार्कशीट से जो अध्यापक नियुक्त होते थे उनका ये वेरिफिकेशन करवा देता था 50,000 रुपये में, ऐसा आरोप लगाया गया है। लिखा फर्जी दस्तावेजों से शिक्षकों की भर्ती के मामले में यूपी एसटीएफ ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के क्लर्क नरेंद्र कनौजिया को शनिवार को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया। नरेंद्र फर्जी शिक्षकों के दस्तावेज के सत्यापन करके इसके एवज में 50,000 रुपये लिया करता था। एसटीएफ के डिप्टी एसपी प्रमेश कुमार शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए गैंग के सरगना राम निवास संजय सिंह रविंद्र उर्फ रवि से पूछताछ में नरेंद्र का नाम सामने आया। नरेंद्र ने पूछताछ में बताया कि वह सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक है और गैंग का सरगना रामनिवास कई वर्षों से जानता है। रामनिवास फर्जी दस्तावेजों पर शिक्षकों की भर्ती के अलावा वेबसाइट से फर्जी शिक्षकों को पहचान करके उनके सत्यापन के एवज में पैसे वगैरह ये मांगते थे, मोटी रकम वसूलता था। तो ये सब लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। और इतनी महत्वपूर्ण संस्था का अगर कोई क्लर्क गिरफ्तार है तो इसके बारे में एक बड़ी जांच की आवश्यकता है, जिसमें ये पता चल सके इसमें कौन कौन से अधिकारी भी लिप्त हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में बहुत पहले टीईटी जब 2011 में हुई थी तब भी वो जो सचिव थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जेल जाना पड़ा था। उसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 शिक्षक भर्ती में कार्रवाई हुई थी। अधिकारियों के खिलाफ कापियां जलाई गई थी। 68,500 शिक्षक भर्ती में मामला सीबीआई चला गया था। हाई सिंगल बेंच ने तो सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए थे, लेकिन सरकार ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और उसको सीबीआई जांच नहीं होने दी। अगर सीबीआई जांच हो जाती एक बार पीएनपी की तो बड़े बड़े घोटाले सामने निकल करके आ सकते थे, चाहे वो 69,000 के हों, चाहे वो 68,500 के हों, चाहे वो टीटी की परीक्षाएं हों, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे डीजे वाले बाबू इत्यादि बहुत सारे लोग जो पास हो गए थे। एक एक क्लास में बहुत सारे लोग पास हो गए थे। एक एक विद्यालय के सीरियल से विद्यार्थी पास हुए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो ये सब जांचें सरकार ने करवाई नहीं और लीपापोती कर दी गई। 2-4 अधिकारियों को हटा दिया गया, बाद में उनको रख भी लिया गया और उनका प्रमोशन भी कर दिया गया। वैसे बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय धरपकड़ चालू है जितने भी फर्जी शिक्षक हैं। लिखा फर्जी शिक्षकों की रिपोर्ट भेजेंगे शिक्षा विभाग को। एसटीएफ इस गैंग द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती करवाए गए शिक्षकों के बारे में शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेज देगी। आखिरकार इन्होंने किनका वेरिफिकेशन किया है और कौन कौन भ्रष्ट शिक्षक हैं जो भर्ती नौकरी कर रहे हैं। लिखा गैंग ने अभी तक 200 फर्जी शिक्षकों को भर्ती करवाने की बात कबूल ली है। ये देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसने जो राम निवास था उसको ऑफिस की मुहर मिला करके दे दी थी जिससे वेरिफिकेशन किया जाता था। और इसी के बारे में अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जो सूचना है वो दी गई हैं। लिखा है कि केवल फर्जी शिक्षकों को ही नियुक्ति इस तरीके से नहीं होती थी, ये ठेका बड़े बड़े लेता था। लिखा टीजीटी पीजीटी और टीईटी में पास कराने वाले के गैंग का जो है भंडाफोड़ किया। तो ये टीजीटी पीजीटी के में भी भ्रष्टाचार करता था और टीईटी में भी भ्रष्टाचार ये करता था। और इसके पहले मास्टरमाइंड फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के भंडारी निवासी राम निवास उर्फ राम भैया के साथ ही बिहार के गया स्थित कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश की एक बिहारी उसमें जरूर घुसा होगा।
और यहाँ पर लिखा है कि चितरंजनपुर निवासी संजय सिंह, आगरा के सिकंदरा निवासी रविंद्र को शुक्रवार को ही एसटीएफ ने दबोच लिया और शनिवार को एसटीएफ के टीम ने इनके मददगार नरेंद्र कनौजिया को प्रयागराज के सिविल लाइंस बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। कोई भी साल भर कोई भी परीक्षा हो, आपको कोई ना कोई बिहारी साल भर मिल जाएगा, कोई ना कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई ना कोई बिहार का एक व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। हालांकि यूपी वाले भी उनसे कम नहीं है कि लगातार भ्रष्टाचार की जो सूचना है वो आ रही है। अगली सूचना है, चयन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व तय की जाए समकक्ष योग्यता की अर्हता। बात है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती होती है, उसमें ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी योग्यता है, इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आज भी कन्फ्यूजन बहुत सारे विद्यार्थियों को लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से स्पष्ट भी नहीं करता है। ये लिख देता है कि हाँ भाई ये भर्तियों में केवल ओ लेवल मांगा जाएगा डोए के द्वारा, नाइलेट के द्वारा, और इन भर्तियों में कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें केवल डोए या नाइलेट के द्वारा ओ लेवल मांगा जाता है, और कुछ विभाग ऐसे होते हैं कि जहां पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पद होते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO में, जबकि ARO में तो कुछ नहीं मांगा जाता, केवल ग्रेजुएशन मांगा जाता है। और बात हो रही है ARO की, तो कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें लिखा रहता है कुछ विभागों में कि ये ओ लेवल के समकक्ष, ओ लेवल के समकक्ष को लेकर के मामला फंस गया है और इसको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और बाद में इन विद्यार्थियों को झटका लगा है। और यहाँ पर देखिए लिखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राज्य के सभी सरकारी विभाग व एजेंसियां अपने यहाँ चयन व नियुक्ति नियमावली के अनुसार यह तय करें कि किसी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता में उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा कि नहीं। ये बात क्लियर कर देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह बात चयन प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व तय कर ली जाए। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को भी निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि नियुक्ति के नियम अर्हता तय करने में समकक्ष या उच्च योग्यता को शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। भाई किसी को रख लिया, किसी को बाहर कर दिया, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, जो कुछ विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने मुख्य सचिव व लोक सेवा आयोग के सचिव से इस आदेश के अनुपालन में 1 माह में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही अदालत ने सहायक समीक्षा अधिकारी व समीक्षा अधिकारी में निर्धारित योग्यता ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट के समकक्ष योग्यता या उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की मांग को खारिज कर दिया है। तो ये झटका लगा इन विद्यार्थियों को कि जिन पदों में ओ लेवल केवल लिखा हुआ है ओ लेवल, तो उसमें ओ लेवल ही होगा, चाहे आप ओ लेवल से उच्च डिग्री हो आपके पास या ओ लेवल के समकक्ष हो, उस पद में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पर समकक्ष लिखा है वहां पर आप शामिल हो सकते हैं। अभी भी इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है और ये भी कहा कि नोटिफिकेशन के पहले जो सब कुछ है वो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। और लिखा है योग्यता और अर्हता तय करना ये नियोक्ता का अधिकार है, ये कोर्ट का काम नहीं है। लिखा है कि किसको रखे या किसको बाहर करे, क्या चीज़ें हैं। लिखा कोर्ट का कहना था कि अर्हता तय करना चयन नीति का हिस्सा है, इसका अधिकार सिर्फ नियोक्ता को होता है। नियोक्ता मतलब परीक्षा संस्था। नियोक्ता कार्य की प्रकृति और आवश्यकताओं को समझते हुए यह तय करता है कि उसे किस प्रकार की योग्यता के अभ्यर्थियों का चयन करना है। अदालत का काम सिर्फ यह देखना है कि जो योग्यता तय की गई है वह मनमाने तौर पर यह औचित्यहीन तो नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि किसी विभाग में नियुक्ति के मामले में निर्धारित अर्हता के समकक्ष योग्यता रखने वालों पर तभी विचार किया जा सकता है जब उस विभाग के भर्ती के नियम में ऐसा प्रावधान हो। समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह प्रश्न चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ही तय कर लेना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि अर्हता तय करना चयन करने वाली एजेंसियों का काम नहीं है, बल्कि यह नियोक्ता का कार्य है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के तमाम विभागों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल जो समकक्ष योग्यता वालों को चयन में शामिल करने से इनकार कर दिया गया है और जहां पर ओ लेवल है वहां पर ओ लेवल को ही रखा जाएगा। जहां पर ओ लेवल के समकक्ष जिन विभागों से मांगा जाता है उसमें समकक्ष को मांगा जाएगा। चलिए फटाफट कुछ और खबरें देख लेते हैं। आज का वीडियो लगता है थोड़ा सा लंबा हो गया है। आंगनबाड़ी में विभिन्न पदों पर अवसर बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग में भर्ती निकली। आंगनबाड़ी की जनपद लखीमपुर खीरी से 290 पदों पर भर्ती हो रही। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के 173 पदों पर भर्ती हो रही है। वेबसाइट देख लीजिए jkpsc.nic.in।
कांस्टेबल के बंपर पदों पर भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग शिमला से 1334 पदों पर यह भर्ती होनी। अधिकतम आयु 25 वर्ष है। और यहाँ पर आप लोग वेबसाइट देख लीजिए recruitment.hppolice.gov.in। रिसर्च एसोसिएट सहित विभिन्न पदों पर मौका 38 पद हैं और अधिकतम आयु 35 से 50। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली से यह भर्ती निकली है। इसकी वेबसाइट देख लीजिए iari.res.in। नर्सिंग का पाठ्यक्रम बदल दिया गया है। सेमेस्टर के हिसाब से परीक्षा होगी। बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम बदल गया है। अब इसकी पढ़ाई करने वालों को सिमुलेशन लैब में प्रैक्टिकल अनिवार्य किया गया है। ऐसे में सभी नर्सिंग कॉलेजों को सिमुलेशन लैब बनाना होगा। इसी तरह विद्यार्थियों को मरीजों की सेवा के दौरान कार्य व व्यवहार का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरीके से एक और बदलाव हुआ है और ये बदलाव हुआ है अनुदेशक की भर्ती जो आने वाली है। लिखा है कि अनुदेशक बनने के लिए अब अनिवार्य होगी CITS। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के सचिव हैं आलोक कुमार, उन्होंने ट्वीट किया था और ये कहा था कि जैसे ही पीटी का परिणाम आता है वैसे ही अनुदेशकों की भर्ती जल्द आएगी और नवंबर में इसकी परीक्षा भी होने वाली है। लिखा है राज्य के औद्योगिक संस्थानों में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, अनुदेशक बनने के लिए अब क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम करने वाले अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। वहीं पदोन्नति में बीटेक डिग्री धारकों को मिलने वाले 25% आरक्षण को भी वापस ले लिया गया। अब इन संस्थानों में कार्यरत बीटेक, डिप्लोमा या ITI उत्तीर्ण अनुदेशकों को के मुताबिक ही पदोन्नत होकर फोरमैन बनने का मौका मिलेगा। इस संबंध में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। चयनित जेल वार्डरों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। लेकिन 45 दिनों का प्रशिक्षण जेलों में इन लोगों को दिया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 अक्टूबर को जारी होने वाली कट ऑफ तैयार करने के लिए हलचल तेज है। अगले हफ्ते जारी हो सकता है कट ऑफ का शेड्यूल। वीरप्पा मोइली अनामिका समेत 20 लेखक साहित्य अकेडमी पुरस्कार से हुए सम्मानित। अंतिम सूचना है TGT और PGT की। लिखा है ऑनलाइन सत्यापित होगी तदर्थ शिक्षकों की शैक्षणिक सेवा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता संवर्ग PGT 2021 भर्ती को जल्द पूरी करने में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जुट गया है। 24 तारीख से लेकर के 28 के बीच में जो है अब PGT के जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। PGT का जो परिणाम है वो 20 को ही जारी हो जाता है। लेकिन जो तदर्थ शिक्षकों के जो अध्याचन है वो वापस मंगाए जा रहे हैं और तदर्थ शिक्षकों ने जो दावा किया उसका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। चूंकि बहुत सारे फर्जी तदर्थ शिक्षकों ने भी आवेदन कर दिया है। जो तदर्थ शिक्षक हैं ही नहीं, वो अपना 30 नंबर का भारांक लेने के लिए उन्होंने उसमें लिख दिया कि तदर्थ शिक्षक। और सुना है कि वो बहुत सारे विद्यालयों को उन्होंने मैनेज भी कर लिया है, विद्यालयों से उन्होंने लिखवा भी लिया है। तो उनका DIVS कार्यालय से ऑनलाइन सत्यापन होगा और इसकी वजह से थोड़ा सा देरी हो रही है, लगभग 1 हफ्ते की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में सम्मिलित तदर्थ शिक्षकों को अधिभार अंक देने के लिए उनके तदर्थ शैक्षणिक अनुभव को सत्यापित किया जाना है। इसके लिए चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिख करके उनकी शैक्षणिक सेवा को 22 सितंबर तक सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। चूंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऐसा आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा कि जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा था उनको भी तदर्थ शिक्षक माना जाए और इसीलिए इस तरीके की फर्जीवाड़े की कुछ सूचनाएं आई थी। तो फिलहाल ठीक है, लेकिन आपका जो ये रिजल्ट है वो उसमें बिल्कुल भी देर ही नहीं लगने वाली है क्योंकि रिजल्ट तो बनकर के तैयार है। केवल संख्या देखनी है तदर्थ शिक्षकों की और उनको वेरिफिकेशन करना है। ये चीज़ें जैसे ही हो जाएंगी वैसे ही कंप्यूटर में वैसे सीटों को जोड़ दिया जाएगा और आपका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। चूँकि इसमें जैसे 24 को रिजल्ट अगर जारी होता है, 25 को रिजल्ट जारी होता है तो उसके 10 दिन बाद से जो है वो साक्षात्कार शुरू होंगे और 31 अक्टूबर के पहले परिणाम भी जारी करना है, भर्ती को भी कंप्लीट करना है। इसलिए हर हाल में इनको 24-25 तारीख को जो परिणाम जारी करना ही होगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।